नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 अप्रैल सन 2026 आज यानी 10 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आज 10 अप्रैल के इतिहास के बारे में बात करें तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा साल 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बारिश, ओलावृष्टि से लुढ़का तापमान, जानेंगे आगे कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज। हरियाणा में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब इन्हें भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ। किसानों के लिए बड़ी अपडेट, सस्ती दरों पर मिलती रहेगी हरियाणा में DAP यूरिया खाद, सब्सिडी के लिए करोड़ों रुपए मंजूर। हरियाणा में क्रिकेट खेलने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर, गेंदबाजों के लिए सुनहरा मौका, बताएंगे पूरी अपडेट। उम्र कैद की सजा काट रहा रामपाल की रिहाई का रास्ता हुआ साफ, 78 साल की उम्र हुई, लाइब्रेरी में बीतता समय, आज आएगा जेल से बाहर। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेगी 17,000 रुपये की वित्तीय सहायता, CM सैनी ने की घोषणा। शहरों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर, कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला। नई खेल क्रांति लाने की तैयारी में हरियाणा सरकार, जिला स्तर पर खुलेंगे खेलो इंडिया लघु केंद्र। सरकार का बड़ा कदम, अब टेलीकॉम कंपनियों को लॉन्च करने होंगे वॉइस और SMS के प्लान्स। हरियाणा ओपन के तहसील लेवल पर खुलेंगे स्टडी सेंटर, छुट्टी वाले दिन कर पाएंगे पढ़ाई। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साढौरा अनाज मंडी का किया दौरा, प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। और 4 साल बाद बजाज ने फिर लॉन्च की पल्सर 180, अब LED हेडलाइट और डिजिटल कंसोल के साथ आएगी। कीमत 1,22,000 रुपए से शुरू। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम पूरी तरह से बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश और ओलावृष्टि ने अप्रैल की गर्मी पर ब्रेक लगा दिया है। अब लोगों को सुबह शाम फरवरी जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। दिन के तापमान में भारी गिरावट आई है और रात भी पहले की तुलना में ठंडी हो गई है। प्रदेश में कई जगह बारिश और ओले गिरने से ठंडक बढ़ी है। इससे खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिससे कि किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। मंडी में खुले में पड़ी गेहूं को बारिश से नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार आगे मौसम साफ रहने वाला है। राज्य में सबसे अधिक तापमान भिवानी जिले का रहा है, जो कि 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार राज्य में 11 अप्रैल को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे तापमान में मामूली बढ़ोतरी होगी और आसमान में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। वहीं 15 अप्रैल से हवाओं का रुख बदलने वाला है। उसके बाद अप्रैल की गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की तरफ से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। CM ने घोषणा की है कि राज्य की UPSC, HPSC और जुडिशरी के प्री एग्जाम पास करने वाले युवाओं को आगे की कोचिंग फीस की प्रतिपूर्ति करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार की मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को 25,000 रुपए से लेकर 17,000 रुपए तक वित्तीय सहायता मिलने वाली है। मुख्यमंत्री संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC द्वारा हरियाणा के नव युवाओं के सम्मान समारोह के दौरान संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना शुरू करने का संकल्प लिया था। अब उसे धरातल पर उतारते हुए योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को UPSC, HPSC और जुडिशरी के प्री एग्जाम पास करने पर वित्तीय सहायता मिलेगी। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए है, उनके बच्चों को 70,000 रुपए, 1,80,000 रुपए तक आय वाले परिवारों के बच्चों को 60,000 रुपए, 1,80,000 रुपए से अधिक 3 लाख रुपए तक आय वाले परिवार के बच्चों को 50,000 रुपए और 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आय वाले परिवार के बच्चों को 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है। इसमें किसानों के लिए भी 41,534 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 23वीं किस्त जारी होने से पहले किसानों के लिए यह एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उर्वरक विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें आगामी खरीफ सीजन के लिए फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरें तय की गई है। सब्सिडी व्यवस्था के
तहत P&K उर्वरकों पर सब्सिडी, जिसमें कि DAP और NPK जैसे मुख्य ग्रेड शामिल है। इस व्यवस्था को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि इंटरनेशनल मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद देश में किसानों को किफायती दरों पर DAP, यूरिया व अन्य खाद मिलती रहे। सब्सिडी सीधे उर्वरक कंपनियों को दी जाती है, जिससे कि वे किसानों को कम कीमतों पर उत्पाद बेच पाती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कदम से खरीफ सीजन की फसलों की बिजाई में खाद की सुचारू उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकेगी। हरियाणा में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में अब 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देने के फैसले को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस योजना का लाभ अधिक महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पिछले महीने विधानसभा में बजट प्रस्ताव पेश करते हुए परिवारों की आय सीमा बढ़ाने की घोषणा की थी। अब इसे अमली जामा पहनाते हुए योजना का दायरा बढ़ा दिया है। वर्तमान में बात करें तो पहले 1 लाख रुपए और उसके बाद 1,40,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से इन महिलाओं के खातों में 2,100 रुपए डाले जा रहे हैं, जिनमें से 1,100 रुपए बचत बैंक खाते में, तो जबकि शेष 1,000 रुपए की राशि सावधि बैंक खाते यानी RD में जमा करवाए जा रहे हैं। सावधि खाता अधिकतम 5 साल के लिए संचालित किया जाएगा, जिसमें परिपक्वता अवधि होने के बाद महिलाएं अपनी पूरी राशि निकाल पाएंगी। बचत खाते में जमा राशि को महिलाएं हर महीने निकाल सकती हैं। प्रदेश सरकार कक्षा 10वीं और 12वीं में 80% से ज्यादा अंक हासिल करने वाले बच्चों की माताओं को पहले ही इस योजना में शामिल कर चुकी है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की तरफ से दूरस्थ शिक्षा की तर्ज पर हरियाणा ओपन के तहसील लेवल पर स्टडी सेंटर खोलेगा। इन अध्ययन केंद्रों पर छुट्टी वाले दिन पढ़ाई होगी। ऐसे बच्चे जो कुछ कारणों से स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर है। बिना किसी वजह भी नियमित पढ़ाई नहीं कर सकने वाले बच्चे भी यहाँ पढ़ सकेंगे। ये अध्ययन केंद्र उन्हीं स्कूलों में खोले जाएंगे जहाँ आर्ट, कॉमर्स व साइंस पढ़ाने की पूरी व्यवस्था होगी। हमारे यहाँ हजारों बच्चे बड़े किसी न किसी कारण से अपनी नियमित पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे ना पढ़ पाने की कमी मन में हमेशा खलती है। ऐसे बच्चों व बड़ों की परेशानी को देखते हुए समग्र शिक्षा अभियान के तहत अधिकारियों ने आसपास के राज्यों पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का एनालिसिस किया। इसके बाद निर्णय लिया गया कि हरियाणा ओपन स्कूल के तहसील स्तर पर अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे, ताकि पढ़ाई से वंचित बच्चे, युवा इन केंद्रों में रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी पढ़ाई कर सके। इसमें CBSE के स्टूडेंट्स भी रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल की रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया है। हत्या और अन्य धाराओं में दर्ज केस में उम्र कैद की सजा काट रहा रामपाल 11 साल 4 महीने और 20 दिन में हिसार सेंट्रल जेल 2 में बंद रहा है। अब उसकी उम्र तकरीबन 78 साल हो गई है। जेल में उसके कैदी नंबर 1005 के रूप में एक पहचान है। वह जेल में एक स्पेशल बैरक में रहता है। अधिकतर समय लाइब्रेरी में आध्यात्मिक किताबें पढ़कर गुजारता है। खास बात यह है कि वह जेल में अन्य कैदियों की मदद भी करता है। जो कैदी उससे मदद की गुहार लगाता है, वह अपनी लीगल टीम से उसकी कानूनी मदद करता है। अब तक वह हत्या के 4 से 5 मामलों में बंद कैदियों की मदद कर चुका है। उसके अनुयायी उसकी रिहाई का अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज उसकी रिहाई हो सकती है। रामपाल को 19 नवंबर 2014 को हिसार जेल के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने उसे कोर्ट की अवमानना के एक मामले में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो समर्थकों से झड़प हो गई। इस टकराव में 5 महिलाओं और 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। इसी मामले में रामपाल पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था। साल 2018 में हिसार कोर्ट ने आश्रय में हुई मौतों के मामले में रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हरियाणा में क्रिकेट खेलने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन तेज गेंदबाजों पुरुषों के लिए 19, 20 और 21 अप्रैल को टैलेंट हंट आयोजित करने जा रहा है। ट्रायल सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक होंगे। रोहतक जोन के ट्रायल 19 अप्रैल को चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहे हैं। इसमें रोहतक, भिवानी, हिसार, सिरसा आदि जिलों के खिलाड़ी शामिल हो सकेंगे। वहीं करनाल जोन के लिए 20 अप्रैल को राणा ब्रदर्स क्रिकेट अकादमी में ट्रायल होंगे। इसमें करनाल, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद व पानीपत जिलों के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। वहीं गुरुग्राम जोन की बात करें तो इसके ट्रायल 21 अप्रैल को गुरुग्राम क्रिकेट ग्राउंड SRNC में आयोजित होंगे, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर जिलों के खिलाड़ी शामिल होंगे। आवेदन करने के लिए जरूरी शर्तों की बात करें तो खिलाड़ियों को 17 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। उम्र 15 से 22 साल के बीच होनी चाहिए और पिछले 2 साल में BCCI टूर्नामेंट में हरियाणा टीम से नहीं खेले होने चाहिए। साथ ही खिलाड़ियों को ट्रायल के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पढ़ाई के दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और फोटो साथ लाना जरूरी है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है। अग्निवीर जवानों को सरकारी नौकरी में 20% आरक्षण, महिलाओं को राशन डिपो आवंटन में 33% आरक्षण और दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाने जैसे बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। इस मीटिंग में शहरों में रह रहे बुजुर्गों के हित में भी एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सरकार ने शहरों में रहने वाले बुजुर्गों को बड़ी राहत प्रदान की है। कैबिनेट मीटिंग में बुजुर्गों को फ्लैट में अतिरिक्त जगह देने के फैसले पर मुहर लगाई है। मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए जिसके बाद अब राज्य के वृद्धजन अब अधिक बेहतर सुविधाओं के साथ रिटायरमेंट कॉलोनियों में रह सकेंगे। पॉलिसी में किए गए संशोधन के अनुसार हस्तांतरणीय विकास अधिकार यानी टीडीआर के माध्यम से फ्लोर एरिया रेशियो यानी एफएआर बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है, जो कि पहले 2.25 था। इस बदलाव से डेवलपर्स और वृद्धजन दोनों को लाभ मिलेगा। नीति में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आवासीय परियोजनाएं सभी मानक बुनियादी सुविधाओं जैसे कि पानी, बिजली, सड़क आदि तक पहुंच सुनिश्चित करेंगी। खेल और खिलाड़ियों की बदौलत देश दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हरियाणा के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने जमीनी स्तर पर नई खेल क्रांति लाने के लिए अब खेलो इंडिया योजना के तहत जिला स्तर पर भी खेलो इंडिया लघु केंद्र खोलने की योजना बनाई है। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रत्येक लघु केंद्र को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिससे खेल के मैदानों का रखरखाव, आधुनिक उपकरण और खिलाड़ियों के लिए किट उपलब्ध करवाई जा सके। खास पहलू ये है कि इन केंद्रों का संचालन पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों को सौंपने की योजना है, यानी अब ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव हासिल कर चुके खिलाड़ी सीधे नई पीढ़ी को तैयार करेंगे। बता दें कि नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल गेम्स, हरियाणा की गिनती देश को सबसे ज्यादा मेडल दिलाने वाले राज्य में होती है। अब सरकार का फोकस खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, डाइट प्लान, स्पोर्ट्स साइंस और डेटा एनालिटिक्स से जोड़ने का भी है। गुरुग्राम के औद्योगिक केंद्र मानेसर में गुरुवार को उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों और पुलिस के बीच हिंसक टकराव हो गया। औद्योगिक क्षेत्र यानी आईएमटी में लागू निषेधाज्ञा के बावजूद भारी संख्या में कर्मचारी एकत्र हुए थे, जिन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। इस कार्रवाई में एक प्रदर्शनकारी कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका सिर फटने से काफी खून बह गया। मानेसर क्षेत्र में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पहले ही धारा 163 लागू कर रखी थी। इसके तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर जमा होने पर पूर्ण प्रतिबंध था। हालांकि होंडा कंपनी सहित लगभग आधा दर्जन अन्य औद्योगिक इकाइयों के श्रमिक अपनी अपनी समस्याओं और वेतन वृद्धि को लेकर फैक्ट्री के मुख्य द्वारों पर डटे हुए थे। जब पुलिस की टीमों ने उन्हें वहां से हटाने और काम पर लौटने के निर्देश दिए तो स्थिति बिगड़ गई। फिलहाल मानेसर के औद्योगिक क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात है। कर्मचारी अब भी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक प्रबंधन उनकी मांगे नहीं मानता वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी सूरत में शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद से औद्योगिक क्षेत्र में भारी सन्नाटा और तनाव पसरा हुआ है। हरियाणा के यमुनानगर स्थित साढौरा अनाज मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दौरा कर खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान हुड्डा ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि वे पूरे हरियाणा की अनाज मंडियों का दौरा करेंगे, क्योंकि फसल खरीद को लेकर किसान भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बेमौसम बरसात, पोर्टल की दिक्कतें, गेट पास और बायोमेट्रिक जैसी प्रक्रियाओं ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस शासनकाल में किसानों को फसल खरीद को लेकर ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान आज खरीद प्रक्रिया से दुखी है, जो कि बीमा कंपनियां किसानों के नाम पर मोटा मुनाफा कमा रही हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों के लिए नवीनतम भर्ती अधिसूचना आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल है। क्लर्क के पदों के लिए आवेदक स्नातक पास होने चाहिए तथा आवेदक को टाइपिंग आती होनी चाहिए। वहीं स्टेनोग्राफर के पदों की बात करें तो आवेदक स्टेनो सहित ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
अगर आप भी रिचार्ज प्लान की बढ़ती कीमतों से परेशान हो चुके हैं तो इस परेशानी को दूर करने के लिए अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। एक नया ड्राफ्ट प्रस्ताव जारी किया गया है जिसमें टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे प्लान लाने के बारे में कहा गया है जिसमें केवल कॉल और एसएमएस की सुविधा उपलब्ध हो और डाटा शामिल न हो। ट्राई की तरफ से इस नए प्रस्ताव को लाने का मुख्य उद्देश्य यूजर्स को अधिक विकल्प उपलब्ध करवाना और अनचाहे डाटा प्लान लेने से बचाना है। खासतौर पर गाँव में रह रहे बुजुर्गों और फीचर फोन यूजर्स के लिए यह कदम काफी अच्छा साबित हो सकता है। अगर नया नियम लागू होता है तो मोबाइल यूजर्स को पहली बार हर वैलिडिटी में सस्ते वॉइस और एसएमएस प्लान का ऑप्शन भी मिलने वाला है। टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को अब हर तरह के रिचार्ज प्लान के साथ साथ एक ऐसा प्लान भी ऑफर करना होगा जिसमें कॉल और एसएमएस की सुविधा हो जिसमें डाटा शामिल न हो। बजाज ऑटो ने पल्सर 180 नए अपडेट के साथ लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 1,22,000 रुपए है। बजाज ने साल 2022 में पल्सर 180 का प्रोडक्शन बंद कर दिया था। इसके बाद कंपनी के पोर्टफोलियो में पल्सर 150 और पल्सर 220 F के बीच काफी बड़ा अंतर आ गया था। अब ये बाइक ग्राहकों को 150 सीसी और 220 सीसी के बीच का ऑप्शन भी देगी। नई पल्सर 180 में 178.6 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन दिया गया है। यह पल्सर 150 के मुकाबले 3 HP ज्यादा पावर और ज्यादा टॉर्क देती है। रात में बेहतर विजिबिलिटी के लिए LED यूनिट दी गई है। बाइक में नया LCD डिजिटल कंसोल मिलता है। ब्लैक गोल्ड, ब्लैक ब्लू, ब्लैक ग्रे व ब्लैक रेड और व्हाइट में उपलब्ध है। इसका कुल वजन 156 kg है। इसमें 15 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है जो लंबी दूरी के लिए काफी है। नई वाली पल्सर यानी 180 सीसी पल्सर 150 सीसी से तकरीबन 12,000 रुपए महंगी है, लेकिन अगर इसकी तुलना इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी TVS अपाचे RTR 180 से करें तो बजाज की यह बाइक करीब 4,000 रुपए सस्ती है। यह कीमत पल्सर लवर्स को अपनी ओर खींच सकती है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 931 अंक नीचे 76,632 के स्तर पर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी भी 222 अंक गिरकर 23,775 के लेवल पर आ गया। ऑटो और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली देखने को मिली, वहीं मेटल और फार्मा शेयरों में तेजी रही। बाजार में गिरावट की मुख्य वजहों की बात करें तो लेबनान पर हमले के बाद ईरान अमेरिका के बीच लंबे समय तक सीज फायर रहने की उम्मीदें कम हो गई है। इससे निवेशकों में डर बैठ गया है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों की आवाजाही अभी भी शुरू नहीं हो पाई है। इससे तेल की कीमतों में उछाल आया है और बाजार में गिरावट। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर के बाद भारतीय बाजार में तकरीबन 4% की तेजी आई थी। इस वजह से लोग मुनाफा भी बुक कर रहे हैं। वहीं सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,000 रुपए घटकर 1,50,000 रुपए पर आ गया है। इससे पहले यह 1,51,000 रुपए पर था। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 8,000 रुपए घटकर 2,36,000 रुपए पर रह गई है। इसके अलावा 22 कैरेट सोने का दाम 1,37,342 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।